नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत की एफटीएस को लेके बातचीत अलग अलग देशों के साथ चल रही है। आपने आई एम श्योर सुन रखा होगा कि भारत की एफटीए को लेके बातचीत यूके हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, उसके बाद कनाडा हुआ, इन सभी देशों के साथ तो चल ही रही है। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है। इंडिया ने अप्रोच किया है एक साउथ अमेरिका की कंट्री को जिसका नाम है पेरू, और रिसेंटली ये वाली खबर सामने आई है कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो एफटीए को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। इन दोनों देशों में असल में एफटीए को लेकर जो बातचीत थी आज से कुछ साल पहले शुरू करी गई थी, लेकिन बिकॉज कोविड-19 बीच में आ चुका था उसकी वजह से ये बातचीत एक बार के लिए रोक दी गई थी। लेकिन अब दोनों देशों ने मिलकर के फैसला किया है कि हम लोग इन नेगोशिएशंस को एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे क्या वजह है कि इंडिया ने पेरू को अप्रोच किया है एफटीए साइन करने के लिए, क्या खासियत है पेरू की, किस वजह से इंडिया इस एफटीए से काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि उड़ान बैच जो कि 17 अगस्त से शुरू हुआ था वो कल ही शुरू हुआ है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। अभी उसमें मात्र एक ही क्लास हुई है। अगर आप आज से एनरोल करते हैं तो आज से ही लाइव क्लासेस में आकर के आप लोग अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। इस बैच में आपको प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कि मेरे द्वारा आपको स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक का बैच अवेलेबल करवाया जाएगा एंड इवेंचुअली हम लोग ज्योग्राफी लेने वाले हैं जो कि कुछ समय बाद शुरू होगा। लेकिन फिलहाल साइंस एंड टेक का जो बैच है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी जाइए एनरोल कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। एनरोल करते समय आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लोग साथ में ऑप्शनल को कंबाइन करके परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 17,000 रुपए में आपको जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो अवेलेबल करवाया गया है। आप चाहते हैं तो इसको भी जाकर के एनरोल कर सकते हैं अगर आप इन चारों ऑप्शनल में से कोई भी एक ऑप्शनल चूज करते हैं। और सेपरेटली हमने पाथफाइंडर पास को भी अनाउंस किया है उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा अभी प्लान नहीं किया है कि कब यूपीएससी का पेपर देना है। तो 2 साल के लिए हमने पाथफाइंडर पास को अनाउंस किया है। जो भी ऑफरिंग्स पाथफाइंडर लेकर आएगा वो सारी की सारी ऑफरिंग्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी मात्र 20,000 रुपए में। जो भी नई नई चीजें हम लोग लेकर आएंगे आप सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग दिस पाथफाइंडर पास। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग पेरू को देख लेते हैं। तो पेरू की जो कंट्री है ये आपको साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पेरू के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसके नॉर्थ में आपको इक्वाडोर और कोलंबिया देखने को मिलते हैं। इसके ईस्टर्न साइड पे आपको ब्राजील और बोलिविया देखने को मिल जाती हैं और इसके सदर्न साइड पे आपको चिली देखने को मिल जाती है और इसके वेस्टर्न साइड पे इट इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। अगर पेरू की ज्योग्राफी की बात करें तो एक बहुत ही मेगा डाइवर्स कंट्री मानी जाती है, बिकॉज यहां पर आपको इस साइड पे डेजर्ट भी देखने को मिल जाता है, बीच में आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद इस तरफ आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, घने जंगल देखने को मिल जाते हैं और आपको यहां पे अमेज़न रिवर का जो बेसिन है यानी कि नदियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो ज्योग्राफिकली पेरू की कंट्री एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री मानी जाती है। अगर हम लोग पेरू की लोकेशन को इंडिया के संदर्भ में देखें तो इंडिया की तुलना में जो पेरू का देश है वो दक्षिण में आता है। अगर आप लोग यहां पे इक्वेटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इक्वेटर के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलता है पेरू कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अगर दोनों देशों के बीच की दूरी को बात करें तो दूरी को तय करने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि अगर कोई जहाज इंडिया से निकलेगा तो सबसे पहले वो यहां पे जाएगा, यहां पे जाने के बाद वो रेड सी को क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल को क्रॉस करेगा, उसके बाद मेडिटरेनियन सी को क्रॉस करते हुए यहां पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते हुए उसके बाद सारा का सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए यहां पे पैनामा कैनाल को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली वो इस तरीके से पेरू को पहुंच जाएगा। ये पूरी दूरी अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर के आसपास की है। नॉटिकल माइल्स में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10,631 नॉटिकल माइल्स की देखने को मिलती है और पूरी दूरी को तय करने में 45 टू 60 डेज का समय लग जाता है। यानी कि कोई भी सामान अगर भारत से पेरू जाएगा या फिर पेरू से भारत आएगा तो उसको कम से कम आप मान के चलिए कि 2 महीने यहां पे लग सकते हैं।
नाउ अगर बात करें दोनों देशों के बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है, जो कि मुद्दा है एफटीए का, तो दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो साल दर साल हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ते ही चले गए हैं। 2018-19 में जो भारत के एक्सपोर्ट्स थे वो 721 मिलियन डॉलर के थे, 2019-20 में 763 मिलियन डॉलर के थे, 20-21 में फिर से बढ़ गए, 21-22 में और बढ़ गए, और अभी 22-23 में ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 865 मिलियन डॉलर्स के आसपास चल रहा है। भारत की कौन सी आइटम्स एक्सपोर्ट होती हैं? सो भारत से मोटरसाइकिल्स हुए, 3 व्हीलर्स हुए, कॉटन यार्न्स, पॉलिएस्टर, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स, ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग पेरू को एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पे आती है मजे की बात कि असल में इवन दो पेरू बहुत ही छोटा सा देश है एज कंपेयर टू इंडिया, ज्योग्राफिकल अगर हम साइज की बात करते हैं, लेकिन जो चीजें इंडिया पेरू से इंपोर्ट कर रहा है, जो मात्रा में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो असल में बहुत ज्यादा है। 18-19 की बात करते हैं तो इंडिया का जो इंपोर्ट था वो लगभग 2400 मिलियन डॉलर्स का था। यह भी काफी अच्छे लेवल्स पे चलता रहा। 2021-22 में 2700 मिलियन डॉलर पे चल रहा है। 22-23 में ये जो इंपोर्ट है ये 2250 मिलियन डॉलर पे चल रहा है। आपको बता दूं कि पेरू दुनिया का बहुत ही जाना माना कॉपर का एक्सपोर्टर माना जाता है। वो कॉपर को क्रूड फॉर्म में भी एक्सपोर्ट करता है और साथ में कॉपर को रिफाइंड फॉर्म में भी पेरू के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। सो बेसिकली इंडिया जो पेरू से चीजों को इंपोर्ट करता है उसमें कॉपर तो आता ही है, साथ में गोल्ड भी आता है, साथ में आर्टिफिशियल फाइबर्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स, फिश फ्लावर वगैरह वगैरह अलग अलग तरह की चीजें हम लोग पेरू से मंगवाते हैं। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इंडिया और पेरू के बीच में जो ट्रेड का डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इंडिया के द्वारा जो पेरू से इंपोर्ट किया जा रहा है सामान वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना सामान हम लोग पेरू को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया ने पेरू को अप्रोच किया है फॉर साइनिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं तो ये भारत के लिए डेफिसिट में है, यानी कि अगर 22-23 के डेटा की ही बात करें तो भारत के द्वारा जो इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था पेरू को वो 865 मिलियन डॉलर्स के आसपास था, लेकिन जो हमने इंपोर्ट किया है वो 2250 मिलियन डॉलर्स के आसपास था। यानी कि टोटल जो डेफिसिट है वो लगभग 1400 मिलियन डॉलर्स के आसपास का बना हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज डेफिसिट, जिस चीज को लेकर भारत काफी नाखुश है और इसीलिए हमने पेरू को अप्रोच किया है। लेकिन कारण सिर्फ ये नहीं है, कारण कुछ और भी हैं। और कारणों में क्या आता है? देखिए, पेरू एक ऐसा देश है जिसने और भी कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है और भी कई सारे संगठनों के साथ इनफैक्ट उसने ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स वहां पे हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं तो हमें जो है उतनी अच्छी मार्केट नहीं मिल पाती। आप इस फोटो में देख पाएंगे, थोड़ी सी ब्लर्ड है ये, कि पेरू के द्वारा अलग अलग देशों के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पे यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान, इन सभी के साथ पेरू ने आज से बहुत साल पहले ही 2009, 2010, 2012 में इनके साथ अग्रीमेंट्स को साइन कर लिया था। तो इसके चलते इंडिया की जो आइटम्स हैं वो वहां पर उतना कंपेटिटिव नहीं हो पाती, बिकॉज बाकी देशों की आइटम्स वहां पे ज्यादा आसानी से बिक पाती हैं। थर्डली, इंडिया ने इसलिए भी अप्रोच किया है पेरू को बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी लंबे टाइम से गिरते जा रहे हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे जिनको हम लोग जनरली चीजों का एक्सपोर्ट किया करते थे, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, वहां पर डिमांड काफी स्लगिश हो चुकी है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिसेंटली ये कहना भी था कि इंडिया बेसिकली अब नए नए ट्रेड पार्टनर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जहां पर पोटेंशियल था लेकिन हमने उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया था। सो ये वाला एजेंडा लेकर इंडिया निकल चुका है। इसीलिए अगर आप देखें तो हमने और भी जो दूसरी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं उनके साथ हम अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल, हमने चिले के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। गयाना को हमने रिसेंटली पहली दफा पूरे अपने इतिहास में पोटैटोज को एक्सपोर्ट किया है। इवन जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एरिया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी आइटम मानी जाती है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, वहां पर भी हम लोग लैटिन अमेरिका की अलग अलग कंट्री से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग उनको ये सब चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण फिर भी इंडिया के लिए यही बनता है कि बेसिकली हम लोग जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से पेरू के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यही इंडियन गवर्नमेंट का मेन स्टैंड है कि जो ट्रेड में इम्बैलेंस बना हुआ है उसको हमें कम करना है। आई बात बातचीत की, तो हमने पेरू के साथ बातचीत को 2017 में ही शुरू कर दिया था, बिकॉज उस समय भी हमारा ट्रेड डेफिसिट
पेरू के साथ काफी बड़ा बना हुआ था। हमने बातचीत को शुरू किया था रिगार्डिंग दी बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें कि यही बातचीत हो रही थी जो कि किसी भी अग्रीमेंट में होती है कि कैसे हम लोग जो टैरिफ्स हैं उनको कम कर सकते हैं, जो बैरियर्स टू ट्रेड हैं उनको कम कर सकते हैं। ये बातचीत का टाइमलाइन कुछ इस तरीके से बना। अगस्त 2017 में सबसे पहले बातचीत नई दिल्ली में हुई, उसके बाद अप्रैल 2018 में बातचीत पेरू की राजधानी लीमा में हुई, दिसंबर 2018 में फिर से नई दिल्ली में तीसरा राउंड हुआ, फिर मार्च 2019 में फिर से चौथा राउंड हुआ जो कि पेरू में हुआ था, फिर अगस्त 2019 में पांचवा राउंड हुआ जो कि नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद बातचीत रुक जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन अब फाइनली कहा जा रहा है सितंबर 2023 में जो अपनी नई बातचीत है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है दैट पोस्ट सितंबर 2023 विल स्टार्ट एंगेजिंग इन ट्रेड नेगोशिएशंस। तो उम्मीद है कि इंडिया और पेरू के बीच में जो बातचीत है वो जल्द ही शुरू हो सकेगी एंड हो सकता है कि जल्द ही इस बातचीत को कंक्लूड कर भी दिया जाए बिकॉज ऑलरेडी 4-5 राउंड्स ऑफ टॉक्स पहले ही हो चुकी हैं। उम्मीद ये भी करी जा रही है कि शायद 2023 में ही इसको कंक्लूड कर दिया जाए बिकॉज 2023 जो है ये इंडिया और पेरू के लिए बड़ा खास साल है। इस साल दोनों देशों के 60 इयर्स पूरे होते हैं डिप्लोमेटिक टाइज के। सो कहा जा रहा है कि शायद इस साल इस पूरे के पूरे एफटीए की बातचीत को कंप्लीट कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया पेरू के साथ एफटीए साइन करके सही कदम की तरफ जा रहा है या फिर नहीं? हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा पर्सपेक्टिव सीरीज को चेकआउट नहीं किया है, इसको जरूर देखिए। इससे आपकी काफी यूपीएससी से जुड़ी हुई डाउट्स क्लैरिफाई हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।